हेलो 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 ऑनलाइन के से स्वागत है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज के लेक्चर नंबर 6 में। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जीपी का बेसिक कॉन्सेप्ट जो था मैंने बता दिया था, उसके साथ ही साथ मैंने बताया था उसकी प्रॉपर्टीज। तो आज हम लोग करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, सवाल की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो आज करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस रिकेप करते हैं, बस एक क्वेश्चन है रिकेप में। रिकेप में क्या लिखा हुआ है, फॉर द सीक्वेंस ए ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर एन माइनस वन, टीएन क्या होता है? इस सीक्वेंस के लिए क्या होता है, टीएन क्या होता है? ए आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, एस एन क्या होता है? ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। और क्या होता है, दूसरा होता है वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ये हो गया। फ्रॉम एंड, केथ टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा बताओ? एन माइनस के प्लस वन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, यही होगा ना। तो इसको उठाकर इधर कर देता हूं, क्या हो जाएगा? एन माइनस के प्लस वन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अब एक फॉर्मूला मैंने और बताया था, वो वाला क्या होगा बताओ? क्या होता है? वो होता है एल इंटू वन अपॉन आर के माइनस वन। हाँ या ना? ये होता है ना फ्रॉम। इसको रिवर्स कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे हम, इसको करेंगे हम रिवर्स द जीपी, रिवर्स द जीपी। अब जीपी रिवर्स करे या नहीं, जीपी रिवर्स करे या नहीं, एल का मतलब क्या, लास्ट टर्म। ठीक, मैं हटा दे रहा हूँ, रिवर्स कोई करने की जरूरत नहीं है। एल मतलब क्या हुआ, लास्ट टर्म। रेशियो, कॉमन रेशियो पहले था आर, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे वन अपॉन आर। और के माइनस वन, ये टर्म पूछा तो के माइनस वन। ठीक, तो ये हो गया, बस इतना रिकेप काफी है। ये सवाल बताओ क्या है इसका आंसर। ये सवाल आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है, पीवाईक्यू है, बताओ। देखो दिया है इन ए जीपी, एक जीपी में तो तीसरा टर्म है, थर्ड टर्म है, वो क्या है, फोर। मतलब टी थ्री क्या है दिया है, फोर दिया है। ए आर स्क्वायर क्या दिया हुआ है, फोर। ए आर स्क्वायर फोर दिया है। पूछा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स। ठीक, यही पूछा है। मतलब क्या, टी वन इंटू टी टू इंटू टी थ्री इंटू टी फोर इंटू टी फाइव, यही पूछा है। टी वन क्या होगा, ए होगा, ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर की पावर फोर। हाँ या ना? तो ए की पावर कितना आ गया, फाइव, इंटू आर, यहाँ आर स्क्वायर, चार दिन सात दो नौ एक दस, आर की पावर टेन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल फाइव लिख सकता हूँ ना। ए आर स्क्वायर का होल फाइव, ए आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, फोर। तो ये हो जाएगा फोर की पावर फाइव, मतलब टू की पावर टेन। टू की पावर टेन क्या होता है, 1024, 1024 आंसर। समझ में आया कि नहीं? ये बेसिक सवाल है, लेकिन ये भी सवाल नहीं हो पाता है। सोच नहीं पाते बच्चे कि यहाँ पर एक ही टर्म दिया है, तो अब हम आर और ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक, तो इस तरह हो गया। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, के बी कर कर। ठीक, के बी नंबर वन क्या है, इफ ए जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इसका मतलब हुआ कि जीपी की जितनी भी टर्म है वो क्या है, सारी टर्म क्या है, पॉजिटिव है। सारी टर्म्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्म्स। अब सारी टर्म्स अगर पॉजिटिव है, सारी टर्म्स अगर पॉजिटिव है, उसमें ए क्या होगा, निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, बोलो। जैसे टर्म क्या होगा, ए होगा, ए आर होगा, ए आर स्क्वायर चलता रहेगा ना।
तो सारी टर्म पॉजिटिव मतलब ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो ए तो पॉजिटिव होगा ही, तो ए क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव होगा। और सारी टर्म पॉजिटिव होने के लिए आर क्या होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, कुछ भी नहीं होगा, आर क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव हो गया तो ए इंटू आर, पॉजिटिव टू नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, ठीक। तो आर भी यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो इफ ए जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इज इंक्रीजिंग, पहला अगर इंक्रीजिंग है, अगर जीपी क्या है इंक्रीजिंग, ठीक, तब बताना है। और अगर जीपी क्या है कांस्टेंट है तब क्या होगा तब बताना है। और डिक्रीजिंग, ठीक। अब इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या बताना है कि आर क्या होगा, 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा या 0 1 के बीच में होगा, बताओ क्या होगा। अगर इंक्रीजिंग है, कोई भी जीपी अगर लिखी हुई है जिसके सारे टर्म पॉजिटिव है और वहां पर ए भी पॉजिटिव होगा आर भी पॉजिटिव होगा, तो बताओ आर क्या होना चाहिए तभी इंक्रीजिंग हो सकता है। आर क्या होना चाहिए 1 से बड़ा, आर क्या होना चाहिए 1 से बड़ा तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 2 4 8 16 32 64 1 2 8, ये हो गया ना। देखो सारे इसमें क्या है ए भी पॉजिटिव है आर भी पॉजिटिव है और आर जो है वो क्या है 2 है, मतलब 1 से बड़ा है, तो ये इंक्रीजिंग एपी हो गई, तब सॉरी जीपी हो गई, ठीक। तभी इंक्रीज हो सकता है जब ये कंडीशन अप्लाई हो, अदरवाइज इंक्रीजिंग एपी इंक्रीजिंग जीपी नहीं बनेगी। कांस्टेंट कब होगा जब आर बराबर क्या हो जाए 1 हो जाए। जैसे एग्जांपल ले लो यहाँ पर, पहला टर्म 2 है, फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, ये क्या हो गया कांस्टेंट जीपी। ये कांस्टेंट जीपी भी है और कांस्टेंट एपी भी है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट यहाँ पर जीपी की बात चले तो मैंने इसको एग्जांपल इसमें डाल दिया, ठीक। ये क्या है कांस्टेंट जीपी है। इसमें देखो सारे टर्म क्या है पॉजिटिव है, ए यहाँ पर पॉजिटिव है आर भी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है टर्म सारे। अगर डिक्रीजिंग जीपी हो जाए तब क्या होगा बताओ, आर क्या होगा वहां पर, आर होगा 0 और 1 के बीच में, हाँ या ना, तभी पॉसिबल है ना। तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अगर ले लूं तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या ले लूं मैं 9 3 और क्या ले लूं 1 1/3 1/9 1/27 डॉट 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 चलता रहे, ये भी चलता रहे ये भी चलता रहे। बोलो अब देखो डिक्रीजिंग एपी है कि नहीं, सॉरी जीपी है कि नहीं, एपी अभी नशा उतरा नहीं, ठीक। बताओ डिक्रीजिंग जीपी है कि नहीं, जीपी है ना। अब डिक्रीजिंग जीपी क्यों है, पहली बात तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है पॉजिटिव, ए यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है, आर क्या है यहाँ पर 1/3 पॉजिटिव है, लेकिन आर है क्या 0 और 1 के बीच में 1/3, आर 1/3 है ना, ये तभी पॉसिबल हुआ। ये डिक्रीजिंग तभी होगा जब ये सारी कंडीशन अप्लाई होगी, तो ये सब क्वेश्चन में यूज होगा, ध्यान देना। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि इफ ए कॉमा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट डॉट ए एन तक इज अ इंक्रीजिंग जीपी, तो समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है ए पॉजिटिव। अगर बोल दिया कि इज अ टर्म ऑफ पॉजिटिव इंक्रीजिंग जीपी, मतलब पॉजिटिव टर्म भी बोल दिया है और इंक्रीजिंग जीपी भी बोल दिया है, तब वहां पर ए भी पॉजिटिव होगा आर भी पॉजिटिव होगा, ये ध्यान देना है, क्योंकि उसमें जब सॉल्व करोगे तो आर की दो वैल्यू आएंगी, उसमें से एक वैल्यू होगी रिजेक्ट, अभी सवाल में करवाऊंगा इस पर, ठीक। तो ये हो गया, तो ये करना है ध्यान, ये रखना है ध्यान। अब क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर जीपी निगेटिव टर्म की भी तो हो सकती है, हो सकती है कि नहीं, जीपी जो है वो निगेटिव टर्म की भी हो सकती है, ठीक। तो निगेटिव टर्म की अगर हो जाए तो इफ ए बी नंबर 2 इफ ए जीपी ऑफ निगेटिव टर्म ऑफ निगेटिव टर्म्स, अगर कोई जीपी निगेटिव टर्म्स की है, किसकी है निगेटिव टर्म्स की, तो इसका मतलब क्या हुआ ए क्या होगा बताओ पॉजिटिव होगा या निगेटिव। देखो सारे टर्म निगेटिव है और फर्स्ट टर्म तो ए होगा अकेला ना, तो जाहिर सी बात है ए को निगेटिव तो होना ही पड़ेगा। चलो ठीक है ए मैंने निगेटिव कर दिया, आर क्या होगा
निगेटिव होने के लिए आर क्या होगा बताओ, सारे टर्म निगेटिव हों। टर्म क्या होता है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 डॉट डॉट डॉट। बताओ आर क्या होगा, निगेटिव होगा। आर अगर हमने निगेटिव ले लिया, आर अगर हमने निगेटिव ले लिया ठीक, तो ए इंटू आर, निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या आएगा, पहला टर्म निगेटिव आएगा, दूसरा क्या आएगा, पॉजिटिव, फिर तीसरा आएगा निगेटिव, मतलब ये अल्टरनेट में हो जाएगा ठीक। तो इसलिए आर भी क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। आर क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर मुझे, पॉजिटिव। आर निगेटिव नहीं होगा, समझ में आया कि नहीं। अगर मैंने आर निगेटिव ले लिया तो अल्टरनेट टर्म पॉजिटिव निगेटिव हो जाएंगे ठीक। तो मुझे आर भी, आर यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। ए अगर ए आर दोनों पॉजिटिव हो गए तब इंक्रीजिंग टर्म होगा, मतलब इंक्रीजिंग मतलब कि पॉजिटिव टर्म होगा सारी जीपी का। और अगर दोनों अपोजिट साइन के, अपोजिट साइन की आर यहाँ पर पॉजिटिव है और ए क्या है, निगेटिव, तब क्या हो जाएगा, अरे सारे टर्म उसके निगेटिव टर्म्स होंगे ठीक, कोई पॉजिटिव टर्म नहीं होगा ठीक है। और निगेटिव टर्म्स इज इंक्रीजिंग। अब बताओ ये कब इंक्रीजिंग होगा, कांस्टेंट कब होगा, और डिक्रीजिंग कब होगा। जैसे उसमें बता रहे ऐसे इसमें भी बताओ। बताओ ये इंक्रीजिंग कब होगा, आर की वैल्यू कहां से कहां तक लेंगे, मतलब 1 लेंगे या जीरो, आर की वैल्यू 1 के बराबर ले लेंगे या 0 1 के बीच में लेंगे, क्या लग रहा है बोलो। इसमें उल्टा होगा ठीक। यहाँ पर अगर इंक्रीजिंग करना है तो मुझे आर की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लेनी है। कैसे, एग्जाम्पल ले लो। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया, -9 -3 -1 -1/3 -1/9 डॉट 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 चलता है। अब यहाँ पर देखो इसकी सारी टर्म क्या है, निगेटिव है। यहाँ पर ए क्या है, निगेटिव है, लेकिन आर क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव है। यहाँ पर ए क्या है, ए हमारा -9 है, लेकिन आर क्या है 1/3, पॉजिटिव है, हाँ या ना ठीक, पॉजिटिव है। लेकिन जो आर आया 1/3 वो 0 और 1 के बीच में, तब ये इंक्रीजिंग जीपी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब कांस्टेंट के लिए तो आर बराबर क्या होगा, 1 ही होगा। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल क्या होगा तो मैंने -3 ले लिया, -3 -3 डॉट 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 चलता गया। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज ठीक। अब डिक्रीजिंग कब होगा, जब आर की वैल्यू क्या हो जाए, 1 से बड़ी। एग्जाम्पल मैंने ले लिया, एग्जाम्पल मैंने ले लिया -2 -4 -8 -16 -32 कॉमा डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर ए क्या है, निगेटिव, -2 है। आर क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव है, लेकिन आर यहाँ पर क्या है 1 से बड़ा है। आर क्या है 1 से बड़ा, इसलिए क्या आ गया, डिक्रीजिंग जीपी ठीक। ये क्या हो गई, डिक्रीजिंग जीपी, डिक्रीजिंग जीपी। तो ये भी क्या रखना है, ध्यान रखना है। जितनी छोटी बातें लग रही है क्वेश्चन, ये इन्हीं सब चीजों से क्वेश्चन क्या बनता है, अच्छे लेवल का बनता है। ये इग्नोर मारते हैं बच्चे, थ्योरी को मारते हैं इग्नोर, डायरेक्ट करेंगे सवाल, फिर अच्छे सवाल आएंगे तो याद आएगी नानी ठीक। ये हो, अब लास्ट के भी एक और बता दूं, उसके बाद चलते हैं कॉन्सेप्ट के बी नंबर 3 ठीक। के बी नंबर 3 क्या है, याद करो मैंने बताया था जीपी में, सॉरी एपी में क्या बताया था, इफ m, n, p, q belongs to natural number and m plus n is equal to क्या है, p plus q। एपी में क्या होता था बताओ, हाँ एपी में होता था। देखो फिर क्या होता है, इन एपी, वहां मैंने प्रूफ भी करवाया था ना, इन एपी क्या होता है, tm प्लस tn इज इक्वल टू टीपी प्लस टीक्यू। ये होता था एपी में। तो जीपी में ऐसा होगा क्या, जीपी में ऐसा नहीं होगा। वहां पर सम चलता था, यहाँ पर प्रोडक्ट चलेगा। क्या चलेगा, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, चलो पहले मैं प्रूफ भी करवा देता हूँ साथ साथ, तब लिखता हूँ ठीक। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, m प्लस n
इसको मैंने क्या किया है, सबको मैंने r की पावर में डाल दिया। मतलब क्या, r की पावर m प्लस n इज इक्वल टू r की पावर p प्लस q। कोई दिक्कत? सबको मैंने r की पावर रेस कर दिया। ये टर्म लिखा था, इसको मैंने क्या कर दिया, r की पावर रेस कर दिया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ना? लिखूं क्या कि रेस टू द r, नहीं लिख रहा हूँ, ठीक, वो सब समझ जाना। उसके बाद मैंने सारे टर्म को r से डिवाइड कर दिया। पहली बात तो ये क्या होगा, आर एम इंटू आर की पावर n, बोलो, p इंटू आर की पावर q। मैंने इसको अलग कर दिया। अलग करने के बाद मैंने सबको r से क्या कर दिया, आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया दोनों साइड। तो आर स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक r इसमें चिपका दिया, एक r इसमें चिपका दिया, इज इक्वल टू आर की पावर p, एक r यहाँ चिपका दिया, क्यों यहाँ एक r चिपका दिया। अब देखो r से r कैंसिल, चीज वही लिखी हुई ना, मैंने ये कर दिया, यहाँ से ये कर दिया, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर बोथ साइड बी एस। समझ में आया कि नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा r की पावर m माइनस 1, ये क्या हो जाएगा r की पावर n माइनस 1, r की पावर p माइनस 1, r की पावर q माइनस 1। अब 1 कैसे यहाँ पर क्या होगा, r की पावर यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा r की पावर माइनस 1, ठीक, तो r r वहां पर सेम बेस है, तो ये हो गया। अब क्या करूँ इसके आगे बताओ, बताओ, मैंने यहाँ पर ये डिवाइड किया है, बोलो अब क्या करूं, बोलो। अगर मैं, देखो मुझे टर्म बनाना है सिंपल, मुझे यही बनाना है, ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक, मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर बोथ साइड, ठीक, तो क्या एक ए इसके साथ चिपका रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ए इंटू आर की पावर m माइनस 1 इंटू ए आर की पावर n माइनस 1। बोलो, जैसे मैंने वहां जबरदस्ती प्रूव किया था ना, वैसे यहाँ पर भी प्रूव कर रहा हूँ, इज इक्वल टू वहां पर क्या हो जाएगा, ए आर की पावर p माइनस 1 इंटू ए आर की पावर, ये है क्या, ए आर एम माइनस 1 टी एम इंटू टी एन टी पी इंटू टी क्यू। क्या समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया प्रूव, मैंने प्रूविंग भी करवा दिया यहाँ पर भी, ठीक, तो ये हो गया इसकी प्रूविंग। तो ये रखना है ध्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये भी क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके बिना भी सवाल लग जाते हैं, लेकिन इससे सवाल क्या होगा, जल्दी लगेंगे, इससे सवाल क्या होगा, जल्दी लगेंगे, ठीक। नेक्स्ट, अब चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर, अब चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। पहला क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट मतलब हो गया, अब चलते हैं सवालों पर। अब करेंगे सवाल, सवाल पे सवाल। इफ इन ए जीपी ऑफ 64 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 64, द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 7, सारे टर्म का मतलब 64 क्या दिया हुआ है, इज 7 टाइम्स, 7 मल्टीप्लाई टाइम्स किसके, सम ऑफ ऑड टर्म्स, ऑड टर्म मतलब क्या, ऑड नंबर टर्म्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब लास्ट टर्म कौन सी होगी, a63, a63। ये चीज समझ में आया कि नहीं? अगर ये एडवांस में क्वेश्चन आता तब वहां पर और नंबर टर्म लिखता, जेई मेंस इतना ध्यान नहीं देता है, अगर उससे नीचे बोर्ड में आओगे तो वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, ठीक, तो लेकिन ये क्या है, और नंबर टर्म, ठीक, समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया, यही यही दिया, क्वेश्चन नहीं बनेगी ना, क्यों है लिखा, अरे वो अंडरस्टूड होता है इतना, लेकिन एडवांस वाले जान मतलब कहते हैं कि मैं, मुझे रट्टू टोटल नहीं चाहिए, वो वैल्यू तक लिख के देते हैं, जो बेसिक वैल्यू होती है ना, वो सारी चीज लिख के देंगे, बस तुम सॉल्व करो अच्छे से, एडवांस वाले। जेई मैथ में ऐसा नहीं होता, जैसे log 2 की वैल्यू हो गई ना, तो वो लोग दे देंगे ब्रैकेट में, log 2 की वैल्यू ये होती है, वो ये नहीं मान के चलते कि बच्चों को याद होगी। हाँ बढ़िया नहीं तभी भी सवाल नहीं लगते। हाँ ये हो गया। तो पूछा क्या, कॉमन रेशियो पूछा, इक्वेशन नहीं बनेगी हाँ या ना, सम ऑफ 64 टर्म क्या होगा बताओ, क्या होगा, ए होगा इंटू आर की पावर 64 माइनस 1 अपॉन
r माइनस वन, यही होगा, इज इक्वल टू 7। ए वन क्या होगा, ए होगा प्लस ए थ्री क्या होगा, ए आर स्क्वायर, ये क्या होगा ए आर की पावर 4 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा ए आर 62, यही होगा, बोलो 7। अब देखो ये भी एक जीपी बन गई है, दिख रहा है कि नहीं, ये भी एक जीपी बन गई जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, इसका जो फर्स्ट टर्म है a1 वो क्या है, a है, और कॉमन रेशियो क्या है बताओ, कॉमन रेशियो क्या है आर स्क्वायर, क्या है आर स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर देता हूं मैं यहाँ पर, बस हो गया काम। तो यहाँ पर जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा a इंटू, ठीक, a इंटू क्या हो जाएगा बताओ, r की पावर, मतलब आर स्क्वायर की पावर कितना है। अब देखो कितने टर्म होंगे इसके अंदर, हाँ सोच के बताओ जल्दी से। 64 थे, 64 थे ना, तो आधे क्या होंगे, और होंगे, आधे क्या होंगे इवन, तो 32 क्या होंगे 32, समझ में है कि नहीं, -1 ये हो गया अपॉन, नीचे क्या होगा आर स्क्वायर -1, बोलो यहां तक समझ में आया। तो ये लिखा है r की पावर 64 -1 r -1, यही है ना। अब देखो इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो 7 मल्टीप्लाई a इंटू, यहां क्या हो जाएगा r की पावर 64 -1 अपॉन आर स्क्वायर -1, बोलो यही होगा, यही होगा ना, ब्रैकेट में ध्यान मत देना। अब देखो r की पावर 64, ये और ये कैंसिल, a और a कैंसिल, बचा क्या, इधर क्या बचा 1 अपॉन r -1 इज इक्वल टू, उधर क्या बचा 7 अपॉन आर स्क्वायर -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा बचा क्या है 1 अपॉन r -1, 7 अपॉन आर स्क्वायर -1, फिर आर स्क्वायर -1 7r -7, बोलो तो आर स्क्वायर -7r +6 बराबर 0, यही होगा। नंबर क्या होंगे बताओ, दो नंबर क्या क्या होंगे, 6 1 होगा, आई थिंक 6 1 होगा, तो आर स्क्वायर -6r -r+6 बराबर 0, r मैंने कॉमन ले लिया, r -6 माइनस r माइनस मैंने 1 कॉमन लिया, तो r -6 बराबर 0, क्या बन गया, r की वैल्यू क्या आ गई, कॉमन रेशियो r आ गया आंसर। कॉमन रेशियो पूछा था ना बॉम्बे। ये है पहला स्टेप, पहला स्टेप मतलब कि ये हाँ इजी सवाल है, मैं फाइंड एंड टर्म वाला नहीं पूछ रहा हूँ सवाल, वो सब एनसीईआरटी में भरे पड़े हैं, वो सब आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक, ये समझ में आया। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखो, इफ एन इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ पॉजिटिव टर्म, ठीक, इससे क्या क्या निष्कर्ष निकला, इससे यह निष्कर्ष निकला ए क्या होगा पॉजिटिव होगा, आर क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव तो होगा, यहाँ पर क्या है इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, मतलब इंक्रीजिंग टर्म है ना सब, हाँ तो आर क्या हो जाएगा 1 से बड़ा, इतने जो समझ में आएगी नहीं। हाँ अब इसी से वैल्यू रिजेक्ट होगी, ये इसको इग्नोर नहीं मारना है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ सेकेंड एंड सिक्स्थ टर्म इज इतना, मतलब T2 प्लस T6 क्या दिया हुआ है 70/3, ठीक है, इसको जब सॉल्व करूंगा ये क्या हो जाएगा, T2 क्या होगा AR प्लस AR की पावर 5 70/3, AR मैंने अगर कॉमन ले लिया बचेगा क्या 1 प्लस R की पावर 4 70/3, बोलो यही बचेगा। इसको एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ, शायद जरूरत पड़े इसकी, शायद क्या पड़ेगी जरूरत। अब यहाँ पर आगे देखता हूँ मैं, द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म, मतलब T3 इंटू T5 क्या दिया हुआ है 49, हाँ या ना, ठीक है, T3 क्या AR स्क्वायर इंटू AR की पावर 4 49, तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ A स्क्वायर R की पावर 6 49
यही होगा, बोलो। ये हो गया 49। अब बताओ इसमें आगे क्या कर सकते हैं। ये आया, अब बताओ क्या कर सकते हैं। अब बताओ क्या कर सकते हैं, बोलिए। अगर मैं दोनों को क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, दोनों को क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, ठीक। तब देखता हूं क्या होगा। चलो इसको और फर्दर सॉल्व भी कर देता हूं। ये क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब का होल स्क्वायर बराबर 49। तो ए आर क्यूब क्या हो जाएगा, 7। यहाँ पर मैंने -7 क्यों नहीं लिया बताओ, क्योंकि सारे टर्म क्या है, पॉजिटिव है, ठीक। तो ए आर क्यूब मतलब क्या है, कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म है, तो पॉजिटिव ये भी होगी, ठीक है। तो अब मैं करता हूं क्या, डिवाइड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड। ये तुम नोटिस करोगी कि इसमें जीपी में या इस तरह सीक्वेंस सीरीज में सवालों में डिवाइड मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन को बनाने के बाद बहुत ज्यादा करेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे, ठीक। तो ये हो गया, तो ए आर इंटू 1 प्लस आर की पावर एन, यही दिया हुआ है, डिवाइड हो जाएगा किससे, उधर क्या है, ए आर क्यूब, डिवाइड होगा इज इक्वल टू यहाँ 70/3। जब डिवाइड करूंगा इसको मैं इससे, तब हो जाएगा कितना, 7 से, मतलब 1/7, यही होगा ना। 7 10 जा, ए से मर गया, आर से कितनी बार जाएगा, आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर क्या बचा, एन बचा है कि 4 बचा है, वो 4 ही है, मैंने लिखा है ऐसे कि समझ नहीं आ रहा, ठीक। तो ये देखो कितना हो गया, 1 प्लस आर की पावर 4/r² इज इक्वल टू 10/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 प्लस 3r की पावर 4 इज इक्वल टू 10r², हाँ या ना, ये होगा। अब यहाँ से 3r की पावर 4 माइनस 10r² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं r², यहाँ पर r² की वैल्यू निकालते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, r² की हो जाएगी ना। तो देखो यहाँ पर r², ये जगह 3r की पावर r² का होल स्क्वायर, मान लो ये क्या है, x है, यहाँ पे x मान के नहीं कर रहा हूँ, फालतू का स्टेप नहीं बढ़ा रहा हूँ। तो ये हो गया माइनस 3 3 जा 9, तो ये क्या होगा बताओ, 9r², 9r² और क्या होगा, r² प्लस 3 बराबर 0, बोलो। तो यहां से r² 3r² मैंने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, r² माइनस 3 बचेगा, माइनस यहां मैंने 1 कॉमन लिया, बचेगा क्या, r² माइनस 3 बराबर 0। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा आगे, जब इसको सॉल्व करूंगा तो यहां से आ जाएगा 3r² माइनस 1, एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या आएगा, r² माइनस 3 बराबर 0। तो r² बराबर 1/3 और r² बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3। बताओ कौन सी वैल्यू रिजेक्ट होगी, कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट होगी। r यहाँ 1 से बड़ा है, जब r 1 से बड़ा है तो उसका स्क्वायर करूंगा तो 1 से बड़ा ही आएगा, छोटा हो जाएगा, बड़ा ही आएगा ना। जब r 1 से बड़ा, जाहिर सी बात है उसका स्क्वायर करूंगा तो 1 से बड़ा ही आएगा। तो यहाँ से r² 1/3 है, ये 1 से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, रिजेक्ट हो गया, ठीक। तो r² की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, r² की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, ठीक। ये हो गया। पूछा क्या है, देन द सम ऑफ 4th 6th एंड 8th टर्म, पूछा है, ठीक। पूछा है, मैं यहां कर दे रहा हूं, पूछा है T4 प्लस T6 प्लस T8, ये पूछा है, ये सम पूछा है, ठीक। S इज इक्वल टू T4 क्या होगा, AR³ प्लस AR5 प्लस AR7, हाँ या ना। अब यहां से क्या कॉमन ले लूं मैं, बताओ क्या कॉमन ले लूं, यहां से मैं क्या कॉमन ले लूं, यही पूछा है ना, कि प्रोडक्ट पूछा है, यही पूछा है, ठीक है।
जब ये पूछा है, ये पूछा है, ये पूछा है, ए की वैल्यू निकल सकती है कहीं से, आर स्क्वायर पता चल गया है तो ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, बोलो ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन जो बनी थी यहाँ पर डिवाइड करने पर, यहाँ पर ए कैंसिल हो गया था। हाँ ए की ए निकाल सकते हैं कि नहीं बताओ, ए निकाल सकते हैं। आर स्क्वायर पता है, ए निकालना है, कैसे निकालेंगे? आर स्क्वायर निकालना है, ये दिया है ए आर क्यूब 7 दिया हुआ है, आर स्क्वायर देखो पहले इधर, अगर मैं इसका यूज करूं, इसका, यहाँ पर क्या है, आर आर की पावर 6 है ना, यहाँ आर की पावर 6 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर की पावर, आर स्क्वायर क्यूब लिख सकता हूँ ना, तो ये हो जाएगा क्या, आर ए स्क्वायर, आर स्क्वायर क्यूब बराबर 49। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से, 49/27, ये होगा ना। तो यहाँ से ए क्या निकलेगा, ए यहाँ से निकलेगा 7 ए कितना आ गया 3, 7/3√3, कहाँ से निकाला था? अच्छा यहीं से डायरेक्ट निकाल लिया था। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ से अगर मैं रखूं, यहाँ अगर मैं ए कॉमन ले लूं, ए आर स्क्वायर मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, बचेगा क्या? ए आर क्यूब की वैल्यू तो पता है मुझे 7 है, तो ए आर क्यूब मैंने कॉमन ले लिया, ए की जरूरत भी नहीं है, यहाँ मैंने ए आर क्यूब कॉमन ले, बचेगा क्या, आर स्क्वायर, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, बोलो ये बचा ना, ए की जरूरत नहीं पड़ी ए की जरूरत नहीं पड़ी, फालतू मैंने निकाला। एस इज इक्वल टू ए आर क्यूब क्या दिया हुआ है 7, ए आर क्यूब दिया हुआ है 7, ठीक, हालांकि पता चलेगा कि ए भी निकाल सकते हैं। 1 प्लस 3 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, 10 प्लस 3 कितना हो गया 13, 13 इंटू 7 कितना हो गया 13×7=91, 91 है आंसर, 91 है आंसर। चुड़ैल, ठीक, समझ में आएगा नहीं सवाल, ये सारे सवाल कैसे अच्छे सवाल है, आसान आसान नहीं है, वो बता दिया ना इसलिए आसान लग रहा है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, ठीक, सारे पीवाईक्यू चल रहे हैं, सारे पीवाईक्यू, मतलब इस तरह सवाल आता है, आएगा, इससे इजी तो नहीं आएगा, इससे टफ ही आएगा। लेट ए ठीक है, इनफाइनाइट जीपी दिया हुआ है, तो इफ, ये पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये इसका मतलब क्या हुआ बताओ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, अरे एन यहाँ देखो ये दिया है, टर्म दिया है ना, ये टर्म दिया है, जनरल टर्म दिया है ये, तो यहाँ पर एन की वैल्यू पहले 0 रखो, क्या आएगा, ए आएगा। अब सिग्मा का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, समेशन होता है ना, प्लस प्लस, मैंने एन की वैल्यू 0 रखी, अब एन की वैल्यू क्या रखना है, बोलो, एन की वैल्यू 1 रखना है, 0 के बाद 1 आता है, तो मैंने 1 रखा, तो 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, बोलो, डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट में, बराबर कितना दिया हुआ है 57। अब सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी होता क्या है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर 57, ये समझ में आया कि नहीं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, ठीक है। सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड को अगर मैं लिखना चाहूं, अगर मैं सेकंड को लिखना चाहूं तो सेकंड को कैसे लिखूंगा, ये दिया हुआ है ए क्यूब हो जाएगा, अगर मैं 0 रखूंगा ए क्यूब प्लस प्लस क्या आएगा ए क्यूब आर क्यूब प्लस ए क्यूब R6, आया ना, ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म ए अपॉन 1 माइनस आर, सम ऑफ इनफाइनाइट जीबी का फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था, प्रूफ करके भी दिखाया था, याद आया कि नहीं, ये पता है कि नहीं अरे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का होता है ना, हाँ, तो ये हो गया, ये हो जाएगा ए क्यूब
आर 9 प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, कितना दिया हुआ है 9747, ये दिया हुआ है। अब इसका टर्म बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा, सम क्या होगा इसका, इनफाइनाइट जीपी है, क्या होगा बोलो, इनफाइनाइट जीपी है, यहां पर आर कॉमन रेशियो क्या आया था, कॉमन रेशियो क्या आया था बताओ, कॉमन रेशियो यहां पर क्या था आर, यहां पर कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो यहां पर क्या है आर क्यूब, क्या है आर क्यूब, और फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर ए क्यूब, अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या थी ए, तो फॉर्मूला क्या होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, यही होता है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 9747, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसको देखो क्या करूं बताओ, क्या करूंगे, दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल खत्म हो जाए, इसका क्यूब कर दोनों को डिवाइड कर दूं, हाँ या ना बोलो, यही बात है, कैलकुलेशन इसमें जाएगी ठीक। तो देखो फर्स्ट का मैं कर रहा हूं क्या क्यूब डिवाइडेड बाय सेकंड, तो फर्स्ट का क्यूब मतलब क्या ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर का होल क्यूब, हाँ या ना बोलो, ठीक है अपॉन, अब इधर वाला पहले लिख लेते हैं एलएचएस, क्या लिखा ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब, ये लिखा हुआ है ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब, डिवाइड करना, डिवाइड मैंने कर दिया बराबर, इधर का ए क्यूब क्या होगा 57 का होल क्यूब, मतलब 57 इंटू 57 इंटू 57 अपॉन 9747 ए क्यूब से ए क्यूब खत्म, बचा क्या, ये कैंसिल होगा, कैंसिल होगा, ये डिवाइड करके देख लो, डिवाइड करो चलो, ये करेगा कहना 19 3 जा 57, 19 3 जा 57 मतलब 3 19 जा 57, इसको 19 से डिवाइड करो, 19 टेबल आती है कि नहीं आती, बताओ नहीं आती, अब बताओ 19 ये कैसे कटेगा, हाँ तो कैसे कटेगा बताओ, 9 से 19 से डिवाइड करो, 19 से डिवाइड करो, एटलीस्ट टेबल तो याद कर लो, मुझे नहीं आता तुम लोग तो याद कर लो कम से कम, टेबल नहीं देखो, कैलकुलेशन तभी फास्ट हो गया, कैलकुलेशन भूल जाओ तुम, टेबल 20-25 तक याद हो, 30 तक टेबल याद होनी चाहिए, 30 तक, और 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, और क्यूब याद होना चाहिए 20 तक, अदरवाइज कैलकुलेशन तो भूल जाओ, कैलकुलेशन ऐसे ही आती है वहां पर, बताओ क्या होगा जल्दी से बताओ, कटेगा क्या कटेगा, कैलकुलेटर लाता हूँ तुम लोग करते रहना, मैथमेटिक्स कैलकुलेटर, देखो 9747 को मैंने डिवाइड किया 19 से, 51513, 5 3 8 1 9, 3 से ये भी कट जाएगा, कितनी बार जाएगा बताओ, इसको मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, ये जाएगा 171 से, ठीक जाएगा ना, अब देखो 19 3 जा 57, ये भी 3 से जाएगा, जब ये 3 से जाएगा तो 3 से क्या जाएगा बताओ 57 बचेगा, 57 से 57 खत्म, मतलब पूरा कटपिटा के क्या आया 90, ठीक पूरा कटपिटा के क्या आया 90। अब देखो यहाँ पर देखो क्या बचेगा बताओ, ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस आर क्यूब अपॉन 1 माइनस आर का होल क्यूब बराबर 19, वह ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बताओ, ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे में क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर का होल क्यूब बराबर 19, 1 माइनस आर से एक बार कैंसिल, अब देखो बचेगा क्या, ऊपर बचा 1 प्लस आर की स्क्वायर प्लस आर बराबर 19 इंटू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ये बचा ना, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर बराबर 19 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2r बराबर हो जाएगा 19 प्लस 19 आर स्क्वायर
-38R, हाँ या ना, बोलो, ये बचेगा। अब 19R² माइनस R² क्या हो जाएगा, इसको इधर करो तो 18R², 18R², ठीक है, -38 -39 हो जाएगा, -39R। 19 -1 कितना होगा, +18 बराबर 0। नंबर्स क्या होंगे ये भी बता, यही बता दो नंबर्स क्या होंगे। 18 18 324, मल्टीप्लाई करने पर 324 आए और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, 39। बताओ क्या होगा नंबर। हाँ। 27 और 12, 18R², 27R -12R +19 बराबर 0, +18 बराबर 0, बोलो यही होगा। यहां से मैंने क्या कॉमन लिया, 9R क्या हो जाएगा कॉमन, बचेगा क्या, 2R -3। यहां पर मैंने क्या कॉमन लिया बताओ, 6 मैंने कॉमन ले लिया, बचेगा 2R -3 बराबर 0। तो यहां से R की वैल्यू 1 आ गई 3/2 और R की वैल्यू 1 आ गई 6/9। 6/9 मतलब क्या, 2/3। R की दो वैल्यू आई है, बताओ कौन सी वैल्यू रिजेक्ट होगी, बोलो कौन सी वैल्यू रिजेक्ट होगी, बोलो कौन सी वैल्यू रिजेक्ट होगी, जल्दी से बताओ जल्दी। ये वाली वैल्यू हो जाएगी रिजेक्ट, वो इसलिए क्योंकि मैं निकाल रहा हूं क्या, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालते हैं तो उसमें कंडीशन लगती है जो R होगा वो -1 और 1 के बीच में होगा, याद आया। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जो जीपी निकालते हैं तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है, ऐसे नहीं लिखी गई कंडीशन। ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स तभी निकाल सकते हैं जब ये कंडीशन हो, तो ये तो 1 से बड़ा हो जाएगा, यही लाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एक्सेप्ट, ठीक, ये हो जाएगा एक्सेप्ट। तो R की वैल्यू आ गई 2/3, पूछा क्या, A + 18R, तो R की वैल्यू आ गई 2/3। अब R की वैल्यू ये आ गई है, तो बताओ A की वैल्यू कैसे निकलेगी, A की वैल्यू कैसे निकलेगी बताओ, यहां से A की वैल्यू निकाल लें, A की वैल्यू यहां से निकाल लें, तो A की वैल्यू यहां से कैसे निकलेगी, A/1 - R, A/1 - R मतलब 2/3 इज इक्वल टू 57। तो यहां से हो जाएगा A/3 - 2/3 इज इक्वल टू 57। तो A की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 3 × 57, तो 3 7 3 21, 2 3 बचे 15, 2 171। A की वैल्यू 171 आ गई। पूछा क्या है, पूछा क्या है, A + 18R पूछा है, A + 18R, A + 18R क्या चीज, अरे मल्टीप्लाई नहीं हो, डिवाइड होगा, डिवाइड होगा ना ये, तो 57/3 क्या हो जाएगा 19। A कितना आ गया 19। तो पूछा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो पूछा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पूछा है वो क्या पूछा है बताओ, A + 18R यही पूछा है। A हमारा 19 है +18, R कितना है 2/3, 3 × 18, तो 19 + 12 कितना हो जाएगा 11, 31 आंसर। बताओ ये सब सवाल कैसे हैं, अच्छे सवाल है, ठीक है, सब बहुत अच्छे सवाल है, इसीलिए मैं करा दे रहा हूँ अच्छे अच्छे सवाल। 31 आंसर, समझ में आया कि नहीं। अब इससे तो कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिल रहा है कि ये सब वैल्यू जो आ रही है ये सब ध्यान देते हुए चलना है, यही कॉन्सेप्ट है ना। थ्योरी में तो यही सब, थ्योरी क्या, छोटी थ्योरी है बस, अब सवाल उसी पर घुमा फिरा कर कैसे लगाएंगे हम लोग, सवाल सही सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा सवाल, ये होमवर्क में कर लेना, इंक्रीज जीपी पोस्ट टू रियल टर्म, ये होमवर्क में करना, ठीक, इजी सवाल है,
pH नंबर 1 हो जाएगा होमवर्क में, जैसे किया है भी वैसे एक सवाल दे दिया मैंने होमवर्क में। नेक्स्ट ये आइटम देखो, ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर ये किया गया है, यहाँ पर एपी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टफ टॉपिक होता है दोनों को मिक्स कर दिया गया है। जीपी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो टफ टॉपिक होता है क्या, कॉमन रूट वाला, उसको यहाँ पर मिक्स किया गया है। देखो कैसे, इफ 3 डिस्टिंक्ट नंबर, 3 नंबर है अलग अलग एबीसी, तीनों क्या है जीपी में है, तो जो बोल रहा है वो लिखते जाते हैं, ठीक। ए कॉमा बी कॉमा सी किसमें है, जीपी में है। जब ये जीपी में है तो 3 नंबर जब जीपी में होते तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, हाँ या ना, ठीक है, ये मैंने यहां से निकाल लिया। एंड द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, ये इक्वेशन हैव ए कॉमन रूट, रियल रूट, ठीक, इनका एक रियल कॉमन रूट है, इनका एक कॉमन रूट है, रियल है, ठीक। तो इक्वेशन क्या दी हुई है, ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी बराबर 0, और दूसरी इक्वेशन क्या है, प्लस 2ex प्लस f बराबर, ध्यान से देखना है सवाल, ठीक, हैव ए कॉमन रूट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ठीक। यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट्स नहीं होगा, स्टेटमेंट ही होगा, क्यों, क्योंकि ये इसमें आया है ना प्री मेंस में, स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मतलब एक ही करेक्ट होगा। अब ये बताओ मुझे, इनके एक रूट कॉमन है, हैव ए कॉमन रूट, हैव ए कॉमन रूट, ठीक, एक कॉमन रूट है, ठीक है। अब ये बताओ मुझे, इनका डी निकालो, इनका डी देखो और इनका देख कर बताओ क्या लग रहा है, ऑब्जर्व करो, देखो, अरे डी निकाल सकते हो ना, डी निकालो इनका, हाँ देखो, डी निकाल कर उसको कंपेयर करो, ऑब्जर्व करो, बताओ, ये बता दो तो मजा आ जाए। देखो डी निकालो, डी क्या होगा, बी स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, तो 4ac, ये हो गया 4 मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या, बी स्क्वायर माइनस ac। अब इतना मैंने सॉल्व कर दिया, अब देखो क्या पता चल रहा है, अरे बी स्क्वायर की जगह पर अगर ac रखूंगा तो 0 हो जाएगा डी, बी स्क्वायर बराबर ac है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस ac क्या हो जाएगा, 4 इंटू क्या 0, मतलब क्या 0, इनका डी क्या है निगेटिव 0, इनका डी क्या है 0, समझ में आया कि नहीं, ये दिया है, ठीक है, डी मैंने निकाला, डी जैसे ही आया मैंने देखा यहाँ पर ये तो बराबर है, तो मैंने ये 0 कर दिया। जब डी इनका 0 है मतलब इनके कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे, दोनों क्या होंगे, अगर एक रूट अल्फा दूसरा भी क्या होगा, अल्फा ही होगा। अब इसमें से एक रूट इनका क्या है, कॉमन है, मतलब इसमें एक रूट अल्फा होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। जब एक रूट अल्फा निकल गए यहाँ पर, अब बताओ यहाँ पर सम ऑफ रूट क्या होगा इस वाले क्वेश्चन में, SOR क्या होगा, 2 अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2b बाई ए, 2 से 2 कैंसिल, तो अल्फा कितना हो जाएगा माइनस बी बाई, तो मुझे कॉमन रूट निकालना होता है, मैंने कॉमन रूट निकाल लिया, अल्फा की वैल्यू पता चल गई। जब अल्फा ये हो गया मतलब ये भी इसमें अल्फा ये वाला होगा, तो ये अल्फा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब माइनस बी बाई ए क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा सेटिस्फाई ना, सेटिस्फाई करवा देते हैं, तो जैसे सेटिस्फाई करवाया मैंने, ठीक, तो अल्फा इज सेटिस्फाइज द सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये है सेकेंड इक्वेशन, ठीक। तो क्या होगा डी इंटू एक्स स्क्वायर क्या आएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2be अपॉन ए प्लस एफ बराबर 0, बोलो हाँ या ना, ये बना, ठीक है। अब ऑप्शन देखो एक बार,
ऑप्शन में डी बाई ए दिख रहा है, तो एक बार हम कोशिश करते हैं इसको डी बाई ए बनाने की। अगर नहीं बना तो दूसरा कोई मतलब बनाएंगे, ठीक, कोशिश करेंगे, लेकिन डी बाई ए है, इसका मतलब देखते हैं डी बाई ए बनाने की कोशिश। तो डी बाई ए कब बनेगा बताओ, किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं इसको। मैं नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ, ये आया है डी इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, प्लस है माइनस है, माइनस 2be अपॉन ए प्लस एफ। हाँ तो अब लाइव क्लास नहीं चलेगी ऑनलाइन वालों, ठीक, और लाइव क्लास नहीं चलेगी, रिकॉर्डेड क्लास ही चलेगी। ये आपको मिलेगी क्लास कल सुबह, नहीं सुबह नहीं मिलेगी, शाम को मिलेगी डेली। आज शाम को आपको ये क्लास मिल जाएगी, ठीक। तो शाम को टाइमिंग रहेगी 6 बजे, 6 बजे मैथ क्लास जाएगी हम लोगों की, जेई की, डेली अपलोड होगी। तो ये हो गया क्या, यही था ना। तो मुझे डी बाई ए बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं? हाँ, मल्टीप्लाई बाई, तुमने ही कहा है, मैं वही कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई किससे बोलियो, तो ए बाई बी स्क्वायर से ना, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, डी अपॉन ए माइनस, इससे जब मल्टीप्लाई करूंगा ए से कैंसिल, तो ये बन जाएगा क्या, 2e बाई बी, यही बनेगा, यही बनेगा, ठीक है। प्लस यहां क्या बनेगा, ए एफ अपॉन बी स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। ई बाई बी भी आ गया, ई बाई बी भी आ गया, मतलब यहां अगर मैं उत्तर भेज दूं तो हो जाएगा 2e बाई बी इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, डी बाई ए प्लस ए एफ अपॉन बी स्क्वायर। बोलो, अब अगर किसी तरह एफ अपॉन सी आ जाए तो काम हो जाए, काम हो जाए, ठीक। तो 2e अपॉन बी इज इक्वल टू डी बाई ए प्लस ए एफ। अब बताओ बी स्क्वायर किसके बराबर दिया गया है, ए सी के बराबर। किसके बराबर दिया गया है, ए सी के बराबर। मैंने रख दिया यहाँ पर ए सी, ए से कैंसिल, तो ये क्या हो गया, डी बाई ए प्लस एफ अपॉन सी। तो 2 टाइम्स ई अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन ए एफ अपॉन सी। इससे मैं क्या से कह सकता हूं बताओ, इससे मैं कह सकता हूं कि क्या कह सकता हूं, डी अपॉन ए ई अपॉन बी कॉमा एफ अपॉन सी आर इन ए पी, हाँ या ना। एपी में है तो क्या होगा, 2 टाइम्स मिडिल टर्म, 2 टाइम्स मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, यही हुआ ना। तो इससे क्या हो गया कि डी अपॉन ए ई अपॉन बी एफ अपॉन सी क्या है, एपी में है। हाँ तो एपी में है, कहां पर है, डी अपॉन ए ई अपॉन बी एफ अपॉन सी क्या है, जीपी में नहीं है, एपी में है, सी है। ये सब सवाल अच्छे सवाल हैं, ये ध्यान रखना। 2019 का है, 2019 में भी अच्छा सवाल आया था, ठीक, समझ में आया कि नहीं। और ये सब सवाल प्रैक्टिस करना पड़ेगा बिल्कुल दिल से अच्छे से, वरना नहीं समझ में आएगा, आगे सवाल आएगा तो नहीं लगा पाओगे। अब मैंने इस तरह सवाल एक बता दिया है, तो आगे सवाल बनेगा तो इसी के आसपास घुमा फिरा कर बनेगा, इसी के आसपास। मतलब ये सवाल अगर तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया तो तुमने कर लिया प्रैक्टिस, तो आगे जब आएगा तो तुम कर लोगे, ये गारंटी है कर लोगे, ठीक। इसी के आसपास बनेगा सवाल, समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट आज का सबसे तगड़ा सवाल, ठीक, आज का सबसे अच्छा सवाल, आज का सबसे अच्छा सवाल। मैं इसमें स्टार स्टार लगा दे रहा हूँ, 5 स्टार 7 स्टार, ठीक। सबसे अच्छा सवाल है ये एडवांस जेई में, इसमें तो भूल जाओ, मुश्किल है पूछना, पूछ भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जेई एडवांस, ये प्योर जेई एडवांस का सवाल है, ठीक। अब देखो दिया क्या है, इन ए जीपी दी, सवाल बिल्कुल सिंपल है, इन ए जीपी दी रेशियो ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स। एक जीपी में पहले 11 टर्म का सम, उसका रेशियो, फर्स्ट 11 टर्म का सम और लास्ट 11 टर्म का सम क्या दिया हुआ, 1/8। तो इसका मतलब क्या हुआ, S11 अपॉन नीचे क्या होगा, S11 फ्रॉम लास्ट, क्या दिया हुआ है 1/8। इसका मतलब यही हुआ, हाँ या ना।
ठीक है, अगर जीपी हमारी ये है ए कॉमा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर 4 डॉट 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 ए आर एन माइनस 1, लास्ट में ये होगा ना। तो अगर मैं सम ऑफ 11 टर्म फ्रॉम लास्ट, मतलब ये पहली टर्म होगी, ये पहली टर्म होगी ना, इसके पहले वाली क्या होगी ए आर एन माइनस 2, फिर क्या होगी ए आर एन माइनस, चलो ये हो गया ए आर एन माइनस 1। अब सही है, ठीक है। तो इसका टर्म क्या होगा, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, इसका सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म लिखूंगा, क्या लिखूंगा, फर्स्ट टर्म इनटू आर क्या होगा, यहाँ पर आर ही होगा, तो आर की पावर 11 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये तो S11 का काम हो गया अपॉन। अब इसका लिखते हैं, तो इसमें पहली टर्म क्या होगी ए आर एन माइनस 1, हाँ या ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए आर एन माइनस 1 ब्रैकेट में, और यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या होगा 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर, तो 1 अपॉन आर, मैंने ये कर दिया कोई दिक्कत, पूरे का मैंने 11 नहीं किया, ये कर दिया ठीक है ना, माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन आर माइनस 1 बराबर ये क्या दिया हुआ है 1 अपॉन 8। बताओ पहले ये इक्वेशन समझ में आई कि नहीं, ये इक्वेशन समझ में आई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं आगे बढ़ाने के लिए नेक्स्ट पेज करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट पेज, ये तो बचा क्या है, कुछ कैंसिल हो रहा है, ए ओ ए कैंसिल हो रहा है, चलो कैंसिल पेंसिल नहीं करते हैं, सही से पहले लिखते हैं ए इंटू आर की पावर 11 माइनस 1 अपॉन क्या लिखा हुआ है आर माइनस 1, मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं मैं, ठीक, डिवाइड वाले को, तो ये ऊपर चला जाएगा। अच्छा ये जब सॉल्व करूंगा क्या होगा 1 माइनस आर अपॉन आर, यही होगा ना, तो ये उठकर इसके साथ आ जाएगा, हाँ या ना, जब इसके साथ आएगा तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, आर की पावर ए आर की पावर एन बचेगा ना, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ओहो लिखना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, लिखता हूं मैं, हाँ, तो ए आर एन माइनस 1, ये पहले बताओ, ये जब मैं करूंगा एक भी स्टेप गायब नहीं करूंगा मैं खुद, एक स्टेप मतलब गलती हो जाएगी ना, क्योंकि ज्यादा कुछ है, डिवाइड है, क्या दिया है ए आर एन माइनस 1, अंदर है आर की पावर माइनस 11 माइनस 1, बोलो अपॉन, इसको सॉल्व किया मैंने, तो 1 माइनस आर अपॉन आर, ये आर उठकर कहाँ चला जाएगा ऊपर, बोलो अब सही है ना, हाँ अब मैंने ऐसे कर दिया है, बराबर क्या दिया हुआ है, इधर तो बेचारा 1 अपॉन 8 ही बैठा, अब देखो यहां से, अब मल्टीप्लाई साइन लगाते हैं, ठीक, ए इंटू आर की पावर 11 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, बिल्कुल ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करूंगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 माइनस आर अपॉन नीचे क्या आएगा, ये आर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा ए आर की पावर एन इंटू आर माइनस 11 माइनस 1, हाँ या ना, बराबर 1 अपॉन 8, बोलो इससे ये क्या हो गया कैंसिल, बचेगा क्या माइनस 1, बोलो, हाँ ए से कैंसिल, और क्या, इसको भी सॉल्व कर लेता हूं, ये जब मैं सॉल्व करूंगा इसको इधर से सॉल्व भी करता हूँ, सॉल्व करके लिखता हूँ, ठीक, ये क्या लिखा है, ये हो जाएगा 1 माइनस आर की पावर 11 अपॉन आर की पावर 11, हाँ या ना, बोलो, अब इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, फिर क्या बचेगा माइनस 1, ध्यान से देखना, ध्यान से देखते हुए चलना, अब ऊपर ये आर की पावर 11 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या बचेगा बराबर 1 अपॉन 8, ये बचेगा ना, इसको अगर मैं उल्टा करके लिख दूं, चलो उल्टा करके नहीं लिखता हूं, ठीक, क्या हो जाएगा आर 11 माइनस एन 8 माइनस 1, ये हो जाएगा ना, तो इसको अगर सही करके लिखूं, बोलो, यहां मैंने माइनस कॉमन ले लिया, अगर
तब क्या हो जाएगा बताओ। ये माइनस कॉमन में कुछ नहीं, ये बताओ लिख सकता हूँ r की पावर n माइनस 11 1/8। बोलो ये हो गया। अब इसको सही करके लिख दूं तो r की पावर n माइनस 11 बराबर 8। बताओ यही होगा। इतनी मशक्कत करने के बाद ये आया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझ में आया कि नहीं? मैं इसको अच्छा सवाल क्यों बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब इसके आगे जो इक्वेशन बनेगी और तगड़ी बनेगी। The ratio of sum of all the terms without first 9 terms। ठीक, तो इसमें रेशियो है सम ऑफ ऑल टर्म, लेकिन पहली 9 टर्म छोड़ देनी है। टू द सम ऑफ ऑल टर्म्स विदाउट लास्ट 9 टर्म्स, पीछे की लास्ट 9 टर्म छोड़ देनी है इस टू। ठीक, अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी? अब देखो रेशियो क्या बोले, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स विदाउट 9 टर्म्स ना, विदाउट फर्स्ट 9 टर्म्स, विदाउट फर्स्ट 9 टर्म्स अपॉन, यहां पर मैं ये हटा दूं, फर्स्ट हटा दूं क्योंकि फर्स्ट नहीं आएगा। टाइम नहीं है तो ये काम करवा रहा है, ये सवाल तो अच्छे से हो ही जाए। बोलो यही दिया है ना, विदाउट 9 टर्म, फर्स्ट 9 टर्म्स, और ये दिया है सम ऑफ n टर्म्स विदाउट लास्ट 9 टर्म्स बराबर 2। यही दिया हुआ है, हाँ या ना? तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ मैं विदाउट फर्स्ट, ये लिख सकता हूँ, बताओ s n माइनस s9, हाँ या ना? यहां में एस एन मतलब सारी टर्म का सम कर लिया मैंने, फिर माइनस कर दिया, तो पहले 9 टर्म्स का सम है ना, उसको मैंने माइनस कर दिया। सही लिखा है कि नहीं? ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स विदाउट लास्ट 9 टर्म्स, तो ये क्या हो जाएगा, एस एन माइनस 9। मैंने 9 टर्म छोड़ दिया लास्ट की, मैं n माइनस 9 तक, n माइनस 9 तक ही जा रहा हूँ। समझ में आया नहीं? इसको लिख सकता हूँ ऐसे ना, बराबर क्या दिया हुआ है, 2। ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है, एस एन क्या होगा, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन, पहले माइनस करूँ यहाँ पर, S9 क्या होगा, a इंटू आर की पावर 9 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 पूरे का अपॉन Sn माइनस 1 a इंटू आर की पावर n माइनस 9 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 बराबर 2। अब जो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, a से a कैंसिल, r माइनस 1 से r माइनस 1 कैंसिल। समझ में आया कि नहीं है चीज? ठीक, अब इसके आगे करते हैं हम। इसके आगे हाँ मुझे होने वाला है। देखो r की पावर n माइनस 1 लिखा हुआ है, r की पावर n माइनस 1 माइनस r की पावर 9 प्लस 1 अपॉन r n माइनस 9 माइनस 1 बराबर 2। बोलो 1 से 1 खत्म, तो आर एन, अब देखो तुरंत सॉल्व हो गया। ठीक, ये हो जाएगा r की पावर n माइनस r की पावर 9 इंटू 2 इंटू r माइनस 9 माइनस 2, यही होगा ना इक्वेशन, इक्वल टू के बाद। यहां देखो मैंने r की पावर 9 मैंने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, r n माइनस 9 माइनस 1 मल्टीप्लाई करो, यही आएगा। ठीक, यहां मैंने 2 कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, r n माइनस 9 माइनस 1। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब मजा आ रहा है ना? तो यहां से r की पावर 9 बराबर क्या आ गया, 2। तो यहां से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की पावर 1 अपॉन 9, हाँ या ना? ये आ गया। ठीक है, अब यहां पर जब मैंने कैंसिल किया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब r की पावर n माइनस 1 माइनस 1 जीरो नहीं होना चाहिए, तभी हो पाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे होगा r नॉट इक्वल टू 1। अगर मैं इसको मैंने जीरो मान लिया तो यहां से r की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, हाँ या ना? बोलो
आर की वैल्यू 1 आएगी कि नहीं? कैसे? आर की पावर n माइनस 9, n माइनस 9 है, आर की पावर n माइनस 9 बराबर 1। तो किसी की चीज की वैल्यू 1 कब आएगी? जब आर में 1 रखूंगा तभी 1 की पावर समथिंग कुछ भी करो 1 ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पर आर बराबर क्या आ गया? 1। अब आर बराबर 1 पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। क्यों नहीं है? क्योंकि आर की पावर n माइनस 11 बराबर क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये रिजेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि आर n माइनस 11 बराबर 8 दिया हुआ है। जब मैंने आर की वैल्यू यहाँ 1 रख दिया तो 1 की पावर कुछ भी करो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है ना, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा, रिजेक्ट हो गया। इसलिए कैंसिल में कर सकता हूँ, आर की वैल्यू ये आ गई। जैसे ही आर की वैल्यू ये आई, आर की वैल्यू जैसे ही ये आई इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो पुट इन, ठीक, पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट तो दी गई थी, इक्वेशन फर्स्ट तो दी गई थी आर की पावर n माइनस 11 इज इक्वल टू 8। तो आर मैंने क्या पुट किया? 2 की पावर 1/9, तो n माइनस 11/9, 2 की पावर 3। हाँ या ना बोलो जल्दी से, हो गया सॉल्व। तो यहाँ से n माइनस 11/9 बराबर 23। तो यहाँ से क्या n माइनस 11 बराबर कितना? 27। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 838। बोलो आंसर। नंबर ऑफ टर्म्स पूछा था, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा था। हाँ हाँ, ये आंसर नहीं होगा, इसमें एक ट्विस्ट है। n की वैल्यू क्या आ गई? 38। n की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए? 38। ऑप्शन में 38 है। जैसे ही जो बच्चा ये करेगा तुरंत क्या हो जाएगा? रॉन्ग। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि पूछा है द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द जीपी इज लेस देन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी, किससे कम होगा? तो 38 है, n की वैल्यू क्या आई है? n की वैल्यू 38 आई है, तो किस किस से कम है बताओ? 43 से कम है और 56 से कम है, तो आंसर बी और डी होगा। आंसर बी और डी होगा। इसलिए सवाल इतना तगड़ा सवाल है, ये होगा करेक्ट। ठीक, ये होगा करेक्ट। समझ में आया कि नहीं? इसको आप लोग करना कई बार सवाल, ठीक, लगाना। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। कॉन्सेप्ट कोई भी ज्यादा उड़े ना, उसको ये सवाल पकड़ा दो। कोई भी चाहे स्टूडेंट चाहे जो बोले कि बहुत आता है ये वो, ये सवाल पकड़ा दो, फिर तो एक ही सवाल कर दो बस, ये वाला सवाल। तो ये सवाल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आज की क्लास बस इतनी ही, आज की क्लास बस इतनी ही। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की क्लास में, तो 7 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।